हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आशा है कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। बच्चों, स्वागत है आपका पीएसपी के इस प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप सब जानते हैं, हम अपना चैप्टर 2 देख रहे थे, सत्ता के वैकल्पिक केंद्र या सत्ता के नए केंद्र। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं भारत के बारे में, जापान के बारे में और दक्षिण कोरिया के बारे में। तो चलो बच्चों, शुरुआत करते हैं भारत से, यानी इंडिया से, अपने देश से। तो बच्चों, हम सब जानते हैं कि भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ। हमें 200 सालों की अंग्रेजों की गुलामी के बाद आखिरकार वो दिन आया, आखिरकार वो अवसर आया जब भारत को आजादी मिली और भारत एक आजाद मुल्क, एक आजाद देश बना। कब बच्चों? 15 अगस्त 1947 को। बच्चों, हम जानते हैं कि भारत की राजधानी है नई दिल्ली। भारत की राजधानी है नई दिल्ली। और वर्तमान में अगर भारत के प्रधानमंत्री यानी भारत के वर्तमान में प्राइम मिनिस्टर की बात करें तो वर्तमान में भारत के जो प्रधानमंत्री हैं वो हैं नरेंद्र मोदी, जो कि भारतीय जनता पार्टी से भारत के प्रधानमंत्री हैं। भारत के अंदर बहुदलीय शासन प्रणाली का अनुसरण किया जाता है। किसका अनुसरण किया जाता है? बहुदलीय शासन प्रणाली, यानी मल्टी पार्टी सिस्टम भारत के अंदर चलता है। इसी का ये नतीजा है कि आप देखते हैं कि भारत में बहुत सारे राजनीतिक दल मौजूद हैं, जैसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज और ना जाने कितने क्षेत्रीय दल और राष्ट्रीय दल जैसी पार्टियां भारत के अंदर मौजूद हैं। ये इसीलिए है क्योंकि भारत के अंदर बहुदलीय शासन प्रणाली का अनुसरण किया जाता है। मैंने आपको बताया था कि चाइना के अंदर एक दलीय शासन प्रणाली है, इसीलिए वहां केवल एक दल है जिसका नाम है सीपीसी। इसके अलावा जनसंख्या की दृष्टि से यदि जनसंख्या की दृष्टि से बात करें तो भारत जो है वो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है। भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है, यानी जनसंख्या की दृष्टि से भारत दूसरे नंबर पर आता है। पहले नंबर पर कौन आता है? हम सब जानते हैं, चाइना। इसके अलावा यदि क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत दुनिया का 7वां बड़ा देश है, जबकि जनसंख्या की दृष्टि से भारत दुनिया का दूसरा बड़ा देश है। इसके अलावा भारत जब 1947 में आजाद हुआ, वहां से लेकर और आज तक भारत ने जो विकास किया वो काबिले तारीफ है, वो तारीफ के लायक है। क्योंकि जब हम आजाद हुए बच्चों, आपको पता होगा कि भारत की जो स्थिति थी वो बहुत ज्यादा अच्छी नहीं थी। भारत में ना पानी की व्यवस्था थी, ना बिजली की व्यवस्था थी, भारत में ना उद्योग थे, ना इंडस्ट्रीज थी, ना सड़कें थी। लेकिन भारत ने धीरे धीरे लगातार विकास किया और आज आप देखेंगे कि भारत का शुमार दुनिया के ताकतवर देशों में किया जाता है। भारत आज एक उभरती हुई महाशक्ति के रूप में पूरी दुनिया के सामने मौजूद है। आज भारतीय अर्थव्यवस्था पूरी दुनिया में लगातार तेज गति से अपना विकास कर रही है। आज भारत न केवल आर्थिक रूप से, सैन्य रूप से, चाहे वो वैज्ञानिक रूप से हो, चाहे वो प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हो, चाहे वह अंतरिक्ष के क्षेत्र में हो, आज हर क्षेत्र के अंदर भारत ने अपना नाम रोशन किया है। आज हर क्षेत्र में भारत को लोग जानते हैं कि हाँ, दुनिया का कोई एक मुल्क भारत भी है जो कि आज हर क्षेत्र में लगातार तेज गति से अपना विकास कर रहा है। आज भारत का शुमार दुनिया के बहुत बड़े बड़े सैन्य क्षमताओं वाले देशों में, परमाणु संपन्न देशों में और ऐसे देशों में किया जाता है जो वैश्विक राजनीति के अंदर एक महत्वपूर्ण और अहम भूमिका निभाते हैं। तो अब हम अपना अगला टॉपिक देखते हैं कि भारत एक उभरती हुई महाशक्ति के रूप में, यानी भारत किस तरीके से एक राइजिंग सुपर पावर है, किस तरीके से भारत लगातार एक महाशक्ति के रूप में पूरी दुनिया के सामने उभर रहा है। तो देखें कि भारत ने, हम सब जानते हैं कि भारत ने शुरुआती दौर में जो नीतियां अपनाई थी वो थी बच्चों, उनमें ज्यादातर जो चीजें थी वो सरकारी क्षेत्र के अंडर में रखी गई थी, वो सरकारी क्षेत्र के अंदर में रखी गई थी। लेकिन समय के साथ जब उद्योगों में नुकसान होने लगे, भारत के विकास की गति वो तेजी नहीं पकड़ पाई जो तेजी हम चाहते थे, तो हमें समय के साथ कुछ बदलाव करने पड़े। और बच्चों, ये प्रकृति का नियम भी है कि समय के साथ खुद को बदला जाए।
समय के साथ कुछ चेंजेस करने चाहिए और वही चेंज हमने करा 1991 में, जब हमारे देश के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव थे और हमारे देश के वित्त मंत्री यानी फाइनेंस मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। उस समय हमने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, नई आर्थिक नीति अपनाई, जिसमें हमने बच्चों एलपीजी की नीति अपनाई, जो कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन यानी उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की नीति है। और जब हमने 1991 में ये नीति अपना ली तो भारत के विकास की गति तीव्र हो गई। तीव्र का मतलब होता है बच्चों तेज हो गई, यानी भारत ने तेज गति से अपना विकास करना आरंभ कर दिया। इसके अलावा भारत $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के उद्देश्य से, कितने डॉलर की अर्थव्यवस्था के उद्देश्य था? $5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था के लक्ष्य से निरंतर भारत अपना विकास कर रहा है, निरंतर भारत विकास के पथ पर अग्रसर है। इसके अलावा भारत परमाणु ऊर्जा संपन्न देश है, यानी भारत के पास अपने खुद के क्या है? परमाणु हथियार है। आज भारत दुनिया का परमाणु संपन्न देश है। बच्चों, हमने उस समय अपना परमाणु परीक्षण किया था जब दुनिया के जो शक्तिशाली देश थे उन्होंने परमाणु परीक्षण करने पर प्रतिबंध लगा रखा था। उन सबको चुनौती देते हुए और उनकी ना मानते हुए भारत ने पूरी दुनिया में अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हुए, अपने शौर्य और पराक्रम का प्रदर्शन करते हुए अपना परमाणु परीक्षण करा और भारत उस कतार में आकर खड़ा हो गया जिस कतार में दुनिया के परमाणु संपन्न देश शामिल थे। ये अपने आप में काबिल तारीफ काम भारत के द्वारा किया गया। इसके अलावा बच्चों, भारत की वैश्विक व्यापार में निरंतर भागीदारी बढ़ रही है। दुनिया का जो ट्रेड है, जिसे हम वर्ल्ड ट्रेड कहते हैं, उसमें लगातार भारत की भागीदारी बढ़ रही है। बच्चों, ये जानकर आपको बहुत खुशी होगी। इसके अलावा भारत की जो सैन्य शक्ति है वो भी निरंतर मजबूत होती जा रही है और समय समय पर जब भी जरूरत पड़ी तभी भारत ने पूरी दुनिया को अपनी सैन्य शक्ति के शौर्य और पराक्रम का परिचय भी दिया। चाहे वो पाकिस्तान के साथ 1947 का युद्ध हो, चाहे वह पाकिस्तान के साथ 1965 का युद्ध हो, चाहे वह पाकिस्तान के साथ 1971 का युद्ध हो, चाहे वो 1999 में कारगिल का युद्ध हो, हर बार भारत ने अपने शौर्य, पराक्रम और वीरता का परिचय देते हुए दिखाया कि भारत की सैन्य क्षमता बहुत ज्यादा मजबूत हो चुकी है। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था, जब हमने कारगिल का युद्ध लड़ा और पाकिस्तान ने हमारी चौकियों पर कब्जा करा, तो उन्होंने कहा कि भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं है कि जब चाहे जो चाहे भारत के ऊपर अपना कब्जा कर ले। भारत तो जीता जागता एक राष्ट्र पुरुष है। उन्होंने कहा कि दुनिया ने अभी हमारी शांति देखी है, दुनिया ने अभी ये देखा है कि हम शांति पसंद लोग हैं, लेकिन जब कोई भारत के ऊपर नजर डालने की और उंगली उठाने की कोशिश करेगा तो भारत शांत नहीं बैठेगा, हम उसका जवाब जरूर देंगे। और हमने दिया भी। अपनी सैन्य क्षमता का प्रदर्शन पूरी दुनिया के सामने हमने समय समय पर किया, चाहे वो उरी हो, चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक हो, हर रूप से भारत ने अपनी सैन्य क्षमता का प्रदर्शन किया। इसके अलावा भारत वैश्विक राजनीति में यानी वर्ल्ड पॉलिटिक्स में भी भारत की एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। आप पूरी दुनिया की राजनीति की जब बात करेंगे तो एक नाम जरूर लेंगे और वो नाम होगा भारत, इंडिया। बिना भारत और इंडिया के वैश्विक राजनीति पूरी नहीं होती। जब आप वैश्विक राजनीति की बात करते हो तो वहां भारत एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इन सभी तथ्यों के आधार पर हम बच्चों ये कह सकते हैं कि भारत एक उभरती हुई महाशक्ति है, भारत एक राइजिंग वर्ल्ड पावर है। तो चलिए अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, जो कि है जापान। क्या है? जापान। जापान की राजधानी की यदि बात की जाए तो जापान की राजधानी है टोक्यो। एशिया महाद्वीप का एक प्रमुख देश है जापान। एशिया महाद्वीप का एक प्रमुख देश है, यानी जापान एशिया महाद्वीप में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके अलावा यदि जनसंख्या की बात करें तो जनसंख्या की दृष्टि से जापान दुनिया का 11वां सबसे बड़ा देश है। जनसंख्या की दृष्टि से जापान दुनिया का 11वां सबसे बड़ा देश है। यदि प्रधानमंत्री की बात की जाए तो वर्तमान में जापान के प्रधानमंत्री हैं फुमियो किशिदा। ये जापान के वर्तमान में क्या है बच्चों? प्रधानमंत्री हैं। और यदि जापान की मुद्रा की बात की जाए तो जापानी मुद्रा है येन। क्या है जापानी मुद्रा? येन है। और जापान जो है वो G8 यानी ग्रुप 8 या समूह 8 के प्रमुख देशों में भी शामिल है, यानी G8 के सदस्य देशों में से भी जापान एक है।
अब बच्चों हम नेक्स्ट पेज से ये देखेंगे कि किस तरीके से जापान भी एक महाशक्ति के रूप में उभरा, किस तरीके से जापान ने अपने को सैन्य और आर्थिक क्षेत्र में सुदृढ़ और मजबूत बनाया। तो आइए नेक्स्ट पेज से देखते हैं। तो चलिए बच्चों अब हम देखते हैं कि जापान किस तरीके से, किस प्रकार एक महाशक्ति के रूप में उभरा। तो 2021 तक देश की अर्थव्यवस्था, कौन से देश की अर्थव्यवस्था? जापान की अर्थव्यवस्था नॉमिनल जीडीपी के अनुसार, नॉमिनल जीडीपी के अनुसार तीसरी तथा पीपीपी के अनुसार चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। यानी नॉमिनल जीडीपी के अनुसार जापान की अर्थव्यवस्था तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, जबकि पीपीपी के अनुसार जापान की जो अर्थव्यवस्था है वो दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। इससे आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि मैंने आप लोगों को बताया था कि 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान के 2 शहरों पर अमेरिका के द्वारा परमाणु बमों का हमला किया गया था। परमाणु बमों की मार और परमाणु बमों का दंश झेलने के बावजूद भी आप देख सकते हैं कि उसको तीसरी या फिर चौथी सबसे बड़ी दुनिया की अर्थव्यवस्था होने का गौरव प्राप्त है। यह अपने आप में बच्चों एक बहुत सराहनीय कार्य है जो कि जापान के द्वारा किया गया। इसके अलावा जापान ग्लोबल पीस इंडेक्स में दूसरे रैंक पर आने वाला सर्वोच्च देश है। एशिया के अंदर जापान जो है वो ग्लोबल पीस इंडेक्स के अंदर दूसरा नंबर पर आने वाला जो है देश है। ये अपने आप में जापान के लिए एक बहुत गौरवान्वित कर देने वाली बात है। इसके अलावा अगर आप जापान का सैन्य खर्च देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि जापान का सैन्य खर्च 1% से भी कम है। किससे कम है? 1%, महज 1% से भी जापान का सैन्य खर्च कम है बच्चों। देखो, जबकि इसकी जो क्षमता है, यानी यदि जापान की सैन्य क्षमता की बात की जाए तो सैन्य क्षमता की दृष्टि से जापान की जो सेना है वो चौथे स्थान पर आती है। यानी जापान के पास चौथी सबसे मजबूत सेना है, जबकि वो अपनी जीडीपी का मात्र 1% सैन्य के ऊपर खर्च करता है, सेना के ऊपर खर्च करता है। उसके बावजूद इतनी अधिक क्षमता वाली सेना जापान के पास है। इसके अलावा आप देखेंगे कि यूएनओ के बजट में भी, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन माने संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट में भी यूएनओ की भागीदारी 20% है। यह चौथे स्थान पर है। यानी यूएनओ चौथे नंबर पर सबसे ज्यादा अमेरिका के यूएनओ के बजट में अपना योगदान देता है, जो कि 20% है। यह एक बहुत बड़ा परसेंटेज और अमाउंट है जो जापान के द्वारा यूएनओ के बजट में योगदान दिया जाता है। चौथे नंबर पर जापान जो है यूएनओ के बजट में योगदान करने वाला देश है। इसके अलावा यदि विज्ञान, साइंस और टेक्नोलॉजी की बात की जाए तो साइंस और टेक्नोलॉजी के मामले में जापान एक विश्व राजनेता है। जापान ने पूरी दुनिया के अंदर अपने विज्ञान के बल पर, अपनी तकनीक के बल पर, अपने टेक्नोलॉजी के बल पर पूरी दुनिया में एक विश्व राजनेता की भूमिका निभाई है। ये हैं बच्चों वो कारक जो जापान को एक महाशक्ति बनाते हैं। यदि हम भारत और जापान के संबंधों की बात करें तो भारत और जापान के संबंध प्रारंभ से ही बहुत मधुर है, मित्रतापूर्ण है, सहयोगात्मक संबंध है। जब भारत अपनी स्वतंत्रता आंदोलन चला रहा था तो सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज का जो सहयोग था वो जापान के द्वारा किया गया था। इसके अलावा जापान ने समय समय पर भारत के विकास में भारत का योगदान किया है, और जापान का सबसे बड़ा तकनीकी योगदान यदि भारत के लिए कोई है तो वो है बच्चों दिल्ली मेट्रो। ये जापान की तकनीकी सहायता से ही मुमकिन हो पाया है। तो इसी कारण भारत और जापान के संबंध जो है वो मित्रतापूर्ण है, सहयोगात्मक है। अब बच्चों बात करते हैं अपने अगले टॉपिक की, जो कि है दक्षिण कोरिया। क्या है बच्चों? दक्षिण कोरिया। साउथ कोरिया की हम यहां बात कर रहे हैं। अगर साउथ कोरिया की आबादी यानी दक्षिण कोरिया की आबादी की बात की जाए तो दक्षिण कोरिया की आबादी है 5 करोड़। कितनी आबादी है? 5 करोड़। यदि राजधानी की बात करें तो राजधानी है सियोल। दक्षिण कोरिया की राजधानी क्या है? सियोल। और दक्षिण कोरिया की मुद्रा है बच्चों वॉन। दक्षिण कोरिया को बच्चों शांत स्वभाव की भूमि के रूप में जाना जाता है। शांत स्वभाव की भूमि के रूप में दक्षिण कोरिया विख्यात है पूरी दुनिया के अंदर। किसकी भूमि? शांत स्वभाव की भूमि। अब ये देखेंगे कि किस तरीके से दक्षिण कोरिया एक महाशक्ति के रूप में उभरा।
अगर आप दक्षिण कोरिया के राजनयिक यानी राजनीतिक संबंधों की बात करें तो दुनिया के 191 यानी 191 देशों के साथ दक्षिण कोरिया के राजनीतिक यानी राजनीतिक संबंध हैं। कितने देशों के साथ हैं? 191। ये एक बहुत बड़ा अपने आप में ये नंबर है, एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। इसके अलावा दक्षिण कोरिया G20 का भी एक प्रमुख देश है। G20 के देशों में भी दक्षिण कोरिया शामिल है। इसके अलावा 2007 में दक्षिण कोरिया के जो विदेश मंत्री थे, दक्षिण कोरिया के जो फॉरेन मिनिस्टर थे, वो यूएनओ यानी यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन के महासचिव के पद पर क्या हुए? आसीन हुए। और उनका नाम क्या है बच्चों? बान की मून, जो कि 2007 में दक्षिण कोरिया के जो कि 2007 में यूएनओ के क्या बने? महासचिव बने। कौन से देश से संबंध रखते हैं? दक्षिण कोरिया से संबंध रखते हैं। दक्षिण कोरिया के क्या थे? विदेश मंत्री थे और 2007 में यूएनओ के महासचिव बने। नाम क्या है बच्चों? बान की मून। इसके अलावा दक्षिण कोरिया बहुत सारी तकनीकी विशेषताओं के लिए भी जाना जाता है। दक्षिण कोरिया का जो टेक्नोलॉजी है या जो तकनीक है या प्रौद्योगिकी है वो भी बहुत अच्छी है, वो भी अपनी विशेषताओं के लिए पूरी दुनिया में विख्यात है। यदि आप कार निर्माताओं की बात करें तो हिंडाई और किया, नाम तो आपने सुना ही होगा बच्चों, हिंडाई और किया दोनों ही दक्षिण कोरिया के कार निर्माता हैं। तो ये कुछ ऐसी बातें हैं जो दक्षिण कोरिया को एक महाशक्ति बनाती हैं। बच्चों आपने सुना होगा आजकल G20 के बारे में। यदि हम G20 की बात करें तो G20 की स्थापना 1999 में की गई थी। इसकी स्थापना अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी में की गई थी, जो कि G7 के सदस्यों के द्वारा की गई थी। वर्तमान में G20 के अंदर 20 सदस्य देश शामिल हैं, जिनमें से भारत भी एक है, जापान भी एक है, दक्षिण कोरिया भी एक है और चीन भी एक है। 2022 में बच्चों दक्षिण कोरिया का जो सम्मेलन था वो इंडोनेशिया के अंदर हुआ था, जिसकी अध्यक्षता भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने की थी, जो कि भारत के लिए एक बहुत गौरवान्वित कर देने वाली बात है। 2023 में G20 का जो सम्मेलन है या समिट है वो भारत के अंदर होगा। भारत के लिए ये बहुत ज्यादा सम्मानित और गौरवान्वित बात है कि G20 के समिट भारत के अंदर होने जा रहा है। तो इसी के साथ हमारा जो चैप्टर नंबर 2 है सत्ता के नए केंद्र या सत्ता के वैकल्पिक केंद्र वो फिनिश होता है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।